तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स को आगे बढ़ाएंगे। और हम काफ़ी दिनों के बाद आज हम थर्ड ईयर वालों की वीडियो बना रहे हैं। कई सारे बच्चे कई बार बोल रहे थे सर आप वीडियो हम लोग को तो भूल ही गए। ऐसा नहीं है, हम सबको याद रखें, पर थोड़ा सा व्यस्तता के चलते लेक्चर नहीं बन पा रहा था। पर हम कोशिश करेंगे। खासकर परविंदर कई बार हमसे बहुत मैसेज कर चुका है कि सर क्या हुआ, हम लोग का एक भी वीडियो नहीं आ रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगली बार से अब लगातार आप लोग को इस चैप्टर का वीडियो मिलता जाए। इस बार आर्गेनो जिंक कम्प्लेक्स को हम पूरे लेक्चर अपलोड करा देते हैं, फिर उसके बाद इसके जो सल्फर आर्गेनो सल्फर कम्प्लेक्स है, हम बहुत को जल्दी कोशिश करेंगे कि आए दिन आपको थर्ड ईयर का कोई ना कोई वीडियो आपको मिलता रहे। हमें किसी से कोई नाराज़गी नहीं है। और हाँ, हम ज़रूर माफ़ी चाहेंगे कि आप लोग से वीडियो लेट हो गया, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि अब आगे आप लोग की वीडियो हमेशा एक लिमिट अंतराल पर, एक दिन 2 दिन पर, आए दिन आपको मिलता रहेगा। एक दिन अल्टरनेट पर एक वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी, ठीक है। फिर भी अगर आप अगर नए होंगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम आपको इस चैनल पे क्वेश्चन कर करते हैं, आपको इन सारे टॉपिकों को कवर करने के साथ साथ बहुत सारे नोट्स भी लिखवा देते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सुविधा होगी। और कुछ क्वेश्चन भी करा देंगे, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन किस तरह से कोरिलेट करना है, पेपर डिस्कशन कैसे करना, हम सब चीज़ आपको इसमें करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कि इसमें बेसिक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के भी सारी चीज़ें दी गई है। साथ में आपको आईआईटी मेडिकल के भी कई सारे पेपर डिस्कशन इसमें किए गए हैं। हाई स्कूल के भी इसमें साइंस के पूरे लेक्चर अपलोड हैं, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को भी आसानी से आप शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके लिए हम थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, तब हमारे लिए थोड़ा सा तो कर ही सकते हैं, ठीक है। आइए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनो जिंक कॉम्प्लेक्स। मतलब कि सबसे मजेदार आपको बताएं कि जिंक कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जनरली जिंक जो होता है वो डी ब्लॉक का मेंबर होता है, ठीक है। और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, जिससे लास्ट में ये आता है, यानी कि ये हमेशा जिंक जो होता है वह तो या तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे काम करता है, या तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे काम करता है। ज़्यादा स्टेबल जो होता है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर रहता है, ठीक है। जिसकी जब सबसे बड़ा चीज़ होता है कि जब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर रहता है, तो ऐसे कहानी क्या होती है कि +2 और +1 में बड़ी कन्फ्यूजन होता है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इसकी पूरी कहानी जो है हम डी ब्लॉक जहाँ पढ़ाए हैं वहाँ पर हम क्लियर किए हुए हैं कि जिंक कौन कौन से कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकता है। जिंक जो है वो ऑर्गेनिक कम्प्लेक्स या इनऑर्गेनिक कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता भी है, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन से कलर शो करता है, कब वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर होता है और कब जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर होता है। तो इन सारे कंसेप्ट को हम पीछे के जो सेकेंड ईयर के लेक्चर जो हम अपलोड किए हैं, अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा। हमेशा एक चीज़ को याद रखिएगा, कभी भी पढ़ाई जो होती है नॉलेज के लिए की जाती है, पास होने के लिए कभी मत पढ़ना। अगर बेटा हमें पास होना होता तो हम क्यों पढ़ाई करते, आपको हम क्यों पढ़ाते आप, जबकि हम एक पेशे से डॉक्टर हैं, हम एक एमबीबीएस कर रहे हैं। और एमबीबीएस करने वाला व्यक्ति को केमिस्ट्री से क्या लेना देना है। पर क्या है कि एक चीज़ है, एक नॉलेज के लिए हम आपको, जबकि हमें पता है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपनी नॉलेज आपको शेयर करें। खास करके वो बच्चे जो कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, चूँकि लॉकडाउन में और लॉकडाउन में आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। किस सारे लोग जिसकी सभी किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, सब कोई नहीं कर पाता है कोचिंग ट्यूशन। एक-एक कोचिंग की फीस 1200, 1500, 1800, 2-2 हज़ार कोचिंग की फ़ी है, कैसे भरेंगे? तो वो बच्चे जिनको आप यूट्यूब पर आपको वीडियो तो बहुत मिलेंगे, पर कई सारे वीडियो में क्या होता है सिर्फ समझा के छोड़ दी जाती है, नोट्स के बारे में कहीं चर्चा नहीं रहता है। तो बच्चे कोचिंग मजबूरी में करना शुरू करते हैं ताकि उनको नोट्स मिले, क्योंकि नोट्स के से ही पढ़ाई हो पाती है। 11th-12th है नहीं हम, तो इसीलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें आपको सब चीज़ मिले, नोट्स भी मिले, समझाने का तरीका भी रहे, ताकि आपको कोई भी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। और ध्यान रखिएगा, जब आपको समझ में आ जाए तो आपको करिएगा कि आप हमको ज़रूर बताइएगा कि हाँ, हमें समझ में आ गया। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आप करिएगा कि आप अपने दोस्तों को ज़रूर पढ़ाइएगा, क्योंकि बेटा पढ़ाने से क्या होता है ना, बताने से क्या होता है ना कि आपकी नॉलेज बढ़ती है, ठीक है। हम जो केमिस्ट्री आज हम आपको ऑर्गेनो जिंक जो हमारे पास ऑर्गेनो जिंक कॉम्प्लेक्स है, इसकी हमारी एमबीबीएस के लाइफ में कहीं यूज नहीं है, ठीक है। नॉर्मली कम्प्लेक्स का यूज होता है, कुछ कैटेलिस्ट का यूज होता है, जो केमिस्ट्री में हम लोग को है वो चीज़ है बायोकेमिस्ट्री की चीज़ है।
फिर भी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इससे हमारी नॉलेज बढ़ेगा और बाद में आने वाले समय में हमारे थोड़े से मेहनत से अगर आप 2 4 10 50 1,000 2,000 10,000 बच्चों को अगर प्रॉफिट होता है तो हम मास्टर और डॉक्टर दोनों की जिंदगी दूसरे के लिए होती है, अपने लिए कुछ नहीं करते। क्योंकि आपको ही पता है कि टीचर का लड़का जो है वो अपने लड़के को नहीं पढ़ा सकते, हम अपने घर के मेंबर को नहीं पढ़ा सकते। उस तरह डॉक्टर का लड़का जो है या डॉक्टर अपने परिवार का इलाज नहीं करता, दूसरे के लिए रहता है। इसी भाव से हम आपके सामने हर चीजें प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। अब देखो, तो हम अभी जिंक की बात करें तो कह रहे जिंक जो होता है वो जनरली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में काम करता है, ठीक है। तो जब भी किसी भी एल्किल ग्रुप के साथ वो मिलेगा तो क्या होगा, दोनों तरफ से एल्किल ग्रुप अटैच्ड होगा। मतलब कि अगर मान लो कि हमारे पास ये एल्किल हैलाइड है Ri, ठीक है, ये जो है आपका एल्किल हैलाइड, जब ये किसी जिंक कॉम्प्लेक्स, जब इसके साथ कोई जिंक का एलिमेंट मिलता है तो ऐसी स्थिति में ये क्या करेगा, इनके साथ ये अटैच्ड होगा। कैसे अटैच्ड होगा बेटा, कभी भी जिंक जो है आकर ऐसे कभी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा ZnR और I। क्यों ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता है, क्योंकि यहां पे जिंक जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव के रूप में काम करता है और एल्किल ग्रुप भी जो होता है वो इसके और इसके बीच में पार्शियल इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, ठीक है। पर यहां पे जिंक जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जो समान जब दो इलेक्ट्रो पॉजिटिव और जिंक जो होता है नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो समान चार्ज के बीच में जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ये जो हार्ड चार्ज होगा वो क्या करेगा कि पार्शियल वालों को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो मतलब ये जो जिंक होगा एक तरफ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम एलिमेंट से जुड़ जाएगा और दूसरी तरफ क्या करेगा कि पार्शियल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से अटैच्ड होगा। इसीलिए जब भी कॉम्प्लेक्स बनता है कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहां से तो ये हमारे पास 1 मोल जब मिला तो ये बना, लेकिन अगर यहीं पर जो हमारे पास RZnI बना, अगर इसी को हम RZnI अगर 2 मोल ले लें तो क्या होगा, ये जिंक जो होगा, तो हमेशा याद रखते हैं कि जिंक जब भी कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो +2 पे काम करेगा। तो क्या बनेगा यहां से R2Zn R2Zn और साथ में क्या निकल जाएगा यहां पर I। कितने जिंक हो गए, 2 जिंक है तो यहां से निकलेगा ZnI। आई बात समझ में। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हुआ। ये है इसका प्रिपरेशन मेथड। क्या है आपका, या बेसिक कह सकते हो, नॉट प्रिपरेशन, हाँ कह भी सकते हो। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है, या प्रिपरेशन मेथड आप लिख सकते हो। तो हेडिंग डाल लो प्रिपरेशन मेथड ऑफ जिंक, प्रिपरेशन मेथड ऑफ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। लिखिए, डाइएल्किल जिंक कंपाउंड आर प्रिपेयर्ड बाय dialkyl zinc compound are prepared by Frankland in 1849 1849 ईस्वी में फ्रैंकलैंड नामक साइंटिस्ट ने पहली बार इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया था, ठीक है। हो गया, लिखिए 49 in an attempt to prepare the ethyl radical by removing iodine from ethyl iodide by means of zinc. However, it ended with the examination of, या ऐसे ले सकते हो, इंडेड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, एग्जामिनेशन अच्छा नहीं वर्ड है, फॉर्मेशन ऑफ डाइएल्काइल जिंक, ठीक है। अब इसको बना लो, नीचे देखो, द yield ऑफ डाइएल्काइल जिंक may be increased by carrying out distillation in vacuum, ठीक है। अब लिखो फिजिकल प्रॉपर्टी,
फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखिए, एल्किल जिंक कंपाउंड आर वोलेटाइल लिक्विड्स, एल्किल जिंक कंपाउंड्स आर वोलेटाइल लिक्विड्स spontaneously inflammable in air, inflammable in air, spontaneously inflammable in air. सेकंड पॉइंट पे लिखो, दे burn skin and possess an unpleasant smell, मतलब कि अगर आपके हाथों पे गिर जाएगा तो आपके स्किन को जला देता है और इसमें से काफी दुर्गंध, मतलब कि गंध जो होती है इसकी काफी खराब होती है। ठीक है, आगे डालो केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी हो गया, या आप इसमें ब्रैकेट में भी लिख सकते हो सिंथेटिक एप्लीकेशन, क्योंकि जनरली इसका यूज की जाती है कहाँ पे वो सब चीजें, तो सिंथेटिक एप्लीकेशन या केमिकल प्रॉपर्टी कुछ भी लिख सकते हो। उसमें सबसे पहला लिखो, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग क्वाaternary कार्बन एटम्स, कंटेनिंग क्वाaternary कार्बन एटम्स, हो गया। लिखो, नियोपेंटेन may be prepared by, neopentan may be prepared by the action of dimethyl zinc on tertiary butyl chloride, on tertiary butyl chloride। बेटा नियोपेंटीन, एक नया शब्द आपको मिला होगा, नियोपेंटीन क्या शब्द, नियोपेंट क्या लिखवा है यहाँ, प्रिपरेशन ऑफ नियोपेंटीन में भी। हाँ, ये नियोपेंटीन कैसे बनाते हैं आपको पता है, नियो कैसे होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जब लोग पढ़ते हो ना, और जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है उसी को हम लोग आगे चलकर पढ़ते हो ना, नॉर्मल आइसो, तो जो हम लोग आइसोप्रोपेन या जो आइसो होता है, नियो जो होता है, इसी कंसेप्ट के आधार पर हम लोग नियो तैयार करते हैं। ठीक है, कहा कैसे बनाते हैं समझो, कहा कि सबसे पहला चीज हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का मतलब हुआ कि जो हमारे पास एल्किल ग्रुप होगा उसके साथ जो क्लोरीन होगा उसके तीनों तरफ से जो होंगे वह क्या होंगे, कार्बन अटैच्ड होगा। मतलब कार्बन के साथ अगर तीनों तरफ से मतलब जिस कार्बन जो सेंट्रल एटम से क्लोरीन है, अगर उसके तीनों तरफ से एटम अटैच्ड हो, कार्बन एटम अटैच्ड है, तो इस कार्बन को हम लोग क्या देंगे, नाम देंगे टर्शियरी कार्बन। ठीक है, और उसके साथ जो क्लोरीन अटैच्ड है हम लोग कहते हैं टर्शियरी, और मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो नाम क्या हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। आई बात समझ में। अगर इसका आईयूपीएसी नाम पूछें तो आईयूपीएसी नाम क्या होगा, इसका एक सीधा चैन मान लो तो 2 मिथाइल या 2 क्लोरो 2 मिथाइल मेथ एथ प्रो यानी प्रोपेन, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, आईयूपीएसी नाम, और लेकिन कॉमन नाम टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, कहा कि इसका रिएक्शन अगर हम किसके साथ, डाइमिथाइल जिंक के साथ करा दें। ठीक है, यहां से जिंक है एक तरफ, यहां पे CH3 और यहां पे क्या आपका CH3, डाइमिथाइल जिंक क्लोराइड इसके साथ करा दो। अब सोचो यहाँ पे डाइमिथाइल जिंक के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा। अब यहां से क्या होगा, कहीं एक मॉलिक्यूल्स यहां से ब्रेक होंगे, अगर मान लो यहां से टूटेगा तो ये पार्शियल पॉजिटिव, अब ये पार्शियल निगेटिव, ये मत कहना कि सर ये तो पॉजिटिव होता है, तो ये क्या करते हैं, एल्किल ग्रुप तो पॉजिटिव होता है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इसीलिए आप चूंकि पार्शियली ब्रेक होता है, हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ाते हैं कि कोई भी कम्प्लेक्स, या जब हम लोग डी ब्लॉक पढ़ाते हैं तो वहाँ पढ़ाते हैं कोई भी एलिमेंट जो होता है वो न्यूट्रली नहीं होता है, इनमें जो है ये जिंक जो है एल्किल ग्रुप से अधिक पॉजिटिव है। ध्यान रखेंगे क्या बात होती है, जिंक जो है इससे अधिक पॉजिटिव है। मतलब अगर मान लो कि ए है व्यक्ति ए और इसके पास 4 रुपया है, और ये जो बी है इसके पास 2 रुपया है, तो है तो दोनों के पास पॉजिटिव रुपया,
इसके पास 4 रुपया, इसके पास 2 रुपया है, और दोनों के पास पॉजिटिव रुपया, ये नहीं कि कोई कर्ज लिया है, लेकिन ए जो है वो बी की तुलना में ज्यादा मजबूत है। क्या है? ए की तुलना में ये ज्यादा मजबूत है। तो ए कह सकता है ना कि हमसे तुम 2 रुपया कम हो। बात समझना, ए ये कह सकता है कि हमसे तुम 2 रुपया क्या हो, कम हो, और बी कह सकता है कि तुम हमसे 2 रुपया ज्यादा हो। तो कम ज्यादा के आधार पर यहाँ पे चार्ज देते हैं। ये मत कहना है कि सर यहाँ पे निगेटिव दे दिए। इसीलिए इसको तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आप ज्यादा दिक्कत होगा तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के बीच में, या दो क्या होता है, दो समान नेचर के एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो आप कोवैलेंट बॉन्ड को ही ब्रेक कर दो। जब ब्रेक करोगे तो यहां से क्लोरीन जो होगा यहां अटैक करेगा, और यहां का यहां अटैक करेगा। तो क्या बनेगा यहां से? ये हो गया आपका CH3, ये आपका आ गया CH3, ये आपका आ गया CH3, यहां पर आ गया CH3। आई बात समझ में? और यहां से बन जाएगा आपका CH3 जिंक क्लोराइड। तो मिथाइल जिंक क्लोराइड नाम क्या होगा उसका? मिथाइल जिंक क्लोराइड। और यहां से जो होगा, आप जरा गौर से देखो, इसको ले तो ये कॉमन चेन हो गया, सिंगल साइड। और इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,2 डाई मिथाइल मेथ एफ प्रो, का नाम क्या हो गया? प्रोपेन। अब जरा गौर से समझना, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो गया। ठीक है। अब बेटा जब यहां देखोगे तो इसी को हम आगे चलकर में 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन का चेन है, तो इसी को हम लोग कहते हैं नियो पेंटेन। आई बात समझ में? अगर ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता, CH3 CH2 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 और ये CH3, एक 5 कार्बन का चेन लंबा चेन होता, इसमें लोग कहते हैं नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, 1 2 3 4 5। आई बात समझ में? और यही स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से अगर हो जाता है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चेन है, तो इसे हम लोग कहते हैं आइसोपेंटेन। क्या नाम देते हैं? आइसोपेंटेन। लेकिन इसे यही कार्बन उतर के नीचे आ जाए और ये बन गया आपका CH3, ये आपका आ गया CH3। क्यों बना रहे हैं हम? और यही कार्बन नीचे आ गया तो ये बन गया, तो इसे कहते हैं लोग नियोपेंटेन। सारी बात समझ में? ये इसका कॉमन क्या कौन सा नाम है इसका? कॉमन नेम है। कौन सा नाम है? कॉमन नेम है। ठीक है। तो ये है इसका प्रिपरेशन मेथड। ध्यान रखिए, PM हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जी नहीं, ठीक है ना, तो डॉक्टरों का पोस्टमार्टम। ये PM का मतलब होता है प्रिपरेशन मेथड। क्या चीज? प्रिपरेशन। ठीक है। बना। नेक्स्ट लिखो, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी में प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन लिखिए, एल्काइल जिंक कंपाउंड रिएक्ट विथ, एल्काइल जिंक कंपाउंड्स रिएक्ट विथ एसाइल क्लोराइड, react with acyl chloride to form ketones, to form ketones। ठीक है, लिखिए प्रिपरेशन। आप देखो तो क्या लिखे इसमें कि जब हमारे पास एलाइल जिंक कंपाउंड होता है, जब वो एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो कीटोन का फॉर्मेशन करता है। कैसे? एसिटाइल जो हमारे पास होगा, ध्यान रखेंगे, जो हमारे पास एल्काइल जो होगा वो एलाइलिक जिंक जो होगा वो किसके साथ? एसाइल क्लोराइड के साथ। जैसे में हमारे पास एक रिएक्शन दे दें, CH3 COCl, ठीक है, 1 2 3 4 कॉम्प्लेक्स कंप्लीट। इसी रिएक्शन अगर हम मान लो कि डाइमिथाइल जिंक के साथ करा दें, या कोई भी हमारे पास, खासकर हम लोग जब भी लेते हैं तो डाइमिथाइल जिंक को ही लेके चलते हैं, CH3 का होल ट्वाइस, इसके साथ इसके रिएक्शन कराते हैं। अब जरा बताओ, जैसे ही इसका रिएक्शन करोगे तो यहाँ से जब इसको कॉम्प्लेक्स को बेटा छांटोगे, ये जिंक है, ये आपका CH3 है और ये आपका CH3 है, ठीक है। अब ये क्लोरीन यहाँ आएगा, ये आएगा यहाँ पे, तो क्या होगा? CH3 CO और ये आपका CH3 और CH3 Zn और Cl। बताओ तो ये आपका कीटोन बना कि नहीं? और ये आपका मिथाइल जिंक क्लोराइड। तो ये बड़ा सिंपल तरीका होता है आपको बनाने, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स, जरूरी को आप केवल CH3 ही लेकर चलो। आप यहाँ चाहोगे तो CH3 COOCl C2H5 और यहाँ पे जिंक और यहाँ पे आप CH3 ले सकते हो। किसी भी एक मॉलिक्यूल्स को यहाँ रिप्लेस करोगे
तो क्या होगा, ये आपका CH3 CH2 COO और यहाँ से क्या आ जाएगा CH3 ZnCl। तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स को उठाकर, ये 32 नहीं लिखे हैं, ध्यान रखिएगा, ये जिंक क्लोराइड, ठीक है। तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स को आसानी से बना सकते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट लिखो, प्रिपरेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो कहा कि अगर दो कॉम्प्लेक्स को आपस में मिला दें तो लिख लो इसमें, फर्स्ट हेट्रोएस्टर इज प्रिपेयर्ड, सॉरी हेटोएस्टर, first heteroester is prepared by a reaction between alkyl zinc chloride and acid chloride ester derivative. This keto ester is reduced by क्लेमेंसन रिडक्शन। इस लाइन को मार्क कर लेना, कौन सा रिडक्शन, क्लेमेंसन रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, इस लाइन को मार्क कर लेना बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। अब कह रहा है कि क्या होता है कि अगर मान लो कि हमारे पास ये CH3 CH2 का ये X मोल है, कितना भी बड़ा, क्योंकि फैटी एसिड का जो चेन होता है बड़ा चेन होता है, ठीक है, C15 C17 H35 C17 H31 C17 H35 या C15 H30, तो ये बड़े कार्बन की चेन होती है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर X ले लेते हैं, ठीक है। और X मोल जब यहाँ ZnCl के साथ मिलता है ClOCO, और ये आपका CH2 का Y मोल, और क्या यहाँ पर एसिटिक एसिड होगा COOC2H5। तो ये हमारे पास जब कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को अब यहां से Zn में Cl हटेगा, ये जिंक Cl है, ये क्या करेगा, इसके साथ आकर अटैच्ड हो जाएगा, और ये मॉलिक्यूल जो होंगे ये क्या करेंगे, आकर इसके साथ अटैच्ड हो जाएंगे। तो जैसे ही इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, तो अब जरा बताना कि क्या होगा। अब ये जो C2H5 ये C2CH2 का होल ट्वाइस Y और COOC2H5 है, इस कॉम्प्लेक्स को यहाँ से उठाओ और लेके क्या करो, यहाँ अटैच्ड करो, और ये जो कॉम्प्लेक्स है कुछ इस तरह का है, यहाँ पे कार्बन होगा और डायरेक्ट ये है, तो यहाँ से इनको ले आकर यहाँ जोड़ो और ले आकर इनको यहाँ जोड़ो, तो क्या बनेगा, ये बनेगा ऐसा CH3 CH2 का, अरे यार CH3 CH2 का X, और यहाँ से आएगा CH2 का Y COO C2H5, और साथ में ये क्या बन गया ClCOO ZnCl, ठीक है। अब जो ये कॉम्प्लेक्स हमको मिला, अब इस कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन करा दो जिंक या मरकरी के प्रेजेंस में जिंक क्लोराइड के साथ, या आप जिंक क्लोराइड ले लो, क्योंकि जिंक से कराई रहे तो HCl ले लो, ठीक है। अब जैसे ही HCl के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो इसके बाद क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये क्या होता है कि इस पर आकर ये यहाँ मिलना शुरू होते हैं, और इस तरह से पूरी कॉम्प्लेक्स जो COO है, ये सारे कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं कि इनके साथ ये अटैच होना, धीरे धीरे पूरे के पूरे लंबे क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और फिर इसकी जो रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद इसका रिएक्शन हम करा देते हैं किसका, अब जो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स तो बन गया, ठीक है, और सॉरी कुछ थोड़ा सा हम गलती कर रहे हैं, यहाँ जो हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ना, ये अटैकिंग जो होती है, ये क्लोरीन यहाँ से आकर टूटता है और ये पूरा कॉम्प्लेक्स आके मिलता है, मतलब यहाँ पे जो है जो कॉम्प्लेक्स मिला वो CH3 CH2 का होल X, और यहाँ पे COO, क्योंकि यहाँ पे जो कीटोन ग्रुप होता है ये आसानी से जो होगा, ये आसानी से बॉन्ड दे देगा, क्योंकि इसके पास आराम से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगा, ये बॉन्ड को ब्रेक करने में डिफिकल्ट होगा, ये क्लोरीन आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन देकर जिंक के साथ क्या बना लेगा, ये आसानी से ये जिंक क्लोराइड बना लेगा, ZnCl2, क्लोरीन को भगा ही दो एक ही बार में, ठीक है। अब जो हमारे पास ये H है, अब ये H जो होगा इनके पास आकर अटैक करेगा, क्या करेगा, इनके यहाँ पर अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद जो ये CO मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये CO मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिप्लेस होंगे, ठीक है। तो ये HCl है, अब यहाँ H के जो होते हैं आपके 3 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आकर अटैक करते हैं, कितने मोल,
3 मोल आकर लेते हैं। ठीक है, 3 मोल लेंगे तो यहां से बनेगा H प्लस और या 3H प्लस और 3Cl माइनस। ठीक है, H3H प्लस और 3Cl माइनस। यहां से ऑक्सीजन अपना दोनों मालिक्यूल्स हटाता है तो O2 माइनस पे आता है। यहां से हटेगा तो 2H प्लस और एक H प्लस, ये दोनों इसके साथ मिलकर ये बना लेता है आपका H2। ठीक है, आई बात समझ में? यहां से क्या बना लेता है H2O, नहीं बनाएगा H2O। ठीक है, अब ये जो हमारे पास 2H है, आप इसको हटाओगे तो 3H प्लस है, ये 3 पहले में से 2 तो यहाँ अटैक करा दो। ठीक है, यहां से 2 क्लोरीन निकल जाता है तो Cl2, एक बच गया Cl माइनस। ठीक है, ये Cl के साथ ये बना लेता है और इसके साथ ये मिलकर बनाता है HClO, हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, HClO। ठीक है, यहां से ये हाइपोक्लोरस एसिड बना लिया और यहां से ये जो बन गया वो हो गया आपका CH3 CH2 का X और ये आपका आ गया CH2 का Y और यहां से क्या C डबल C2H5। क्लियर हुआ? यहां से कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिला, ऑक्सीजन बाहर निकला, 2 मालिक्यूल्स, दोनों बॉन्ड यहां से टूटा, 2 हाइड्रोजन आकर इसके साथ मिल गया। ठीक है, तो इसका काम हो गया, CH2 बन गया। जो 2 हाइड्रोजन था, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे था, 2 तो बना लिया, एक बच गया तो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन इसके साथ ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना लिया HClO। ठीक है, अब ये जो मिला, अब इसका क्या करा दो कि एनहाइड्रस करा दो। हाइड्रोसन का करते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। क्या कराते हैं इसको हम लोग? हाइड्रोलिसिस कराते हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कराएंगे इसका मतलब कि यहाँ पर H प्लस आयन की मालिक्यूल्स का अटैक कराएंगे। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर H प्लस आयन का अटैकिंग होता है, अब H प्लस आयन मालिक्यूल्स इसके ऊपर आकर अटैक करते हैं। ठीक है, और अटैक करते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि अब जब ये यहाँ अटैक करेंगे तो अटैक करते हैं और यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स जो है ये CH2 है। ठीक है, यहाँ पर C डबल O हमारे पास क्या है, C डबल O है। अब ये क्या करता है, जब H प्लस आयन यहाँ पर अटैक करते हैं तो अटैक करने के बाद हाइड्रोलिसिस होता है तो यहाँ से जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो बनता है CH3 और ये बनता है आपका CH2 का CH2। दोनों चूंकि CH2 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो CH2 हो जाता है बाहर और निकलता है फॉर्मूला X प्लस वाई प्लस 1 और ये साथ में जो है बन जाता है C डबल OH एसिटिक एसिड और यहाँ से बनता है C2H5। ये जो है बड़े से स्ट्रक्चर बनकर निर्माण होता है और जानते हैं जहाँ फैटी एसिड होता है वहां पर एसिटिक एसिड होता है ये। ठीक है, तो इस तरह से एक बड़े कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक, चलो इसको बना लो। नेक्स्ट लिखो रिफॉर्मेस्ट की रिएक्शन। नेक्स्ट लिखो रिफॉर्मेस्ट की रिएक्शन या उसको हम लोग कहते हैं रिफॉर्मेट एस्काई रिएक्शन। अगर आप हिंदी मीडियम से होते हैं तो उसको हम लोग पढ़ते हैं रिफॉर्मेट एस्काई रिएक्शन। मतलब उसका जो अंग्रेजी होता है रिफॉर्म, पहले तो आप इसको रिफॉर्म करो फिर उसके बाद इसके साथ मेट करो फिर उसको रिफॉर्मेट एस्काई रिएक्शन। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं रिफॉर्मेट एस्काई रिएक्शन। लिखो इन दिस रिएक्शन an aldehyde of ketone is treated with a alpha bromo ester and metallic zinc, alpha bromo ester and metallic zinc in presence of dry ether or benzene. An organogen compound is first form which added to the carbonyl group to give an addition product. The addition product thus form is decomposed with dilute mineral acid to yield beta hydroxy ether
बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर, नॉट ईथर, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। कहा कि सबसे पहले जब आप जनरली हमारे पास एसिटल्डिहाइड को लेके चलोगे तो क्या फॉर्मूला होता है, CH3CH, ये है आपका एसिटल्डिहाइड, CH3CHO एसिटल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन आप एथाइल अल्फा के साथ, अगर मान लो कि हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स है और जब इसका कोई भी रिएक्शन आप लेके चलते हो तो मिथाइल अल्फा ब्रोमो एसीटेट का रिएक्शन कराओ। अब देखो सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि हमारे पास ये है आपका ब्रोमीन, ठीक है, इसके साथ है CH2COO BrCH2COO ठीक है। इसकी रिएक्शन आप अगर आप जिंक के साथ कराते हो ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है बेटा। अब समझना कॉम्प्लेक्स को, यहां से जब आप मॉलिक्यूल्स को तोड़ोगे तो देखो इसमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स आपको दिखते हुए दिख रहे होंगे, ठीक। जब भी ब्रेक डाउन होगा तो सबसे पहले यहाँ के बॉन्ड टूटेंगे, कहाँ के बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ के बॉन्ड टूटेंगे, ठीक। मतलब कि हमारे पास इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चल जाएगा, ठीक है। ये जिंक जो होता है ऑलरेडी जो होता है दो पॉजिटिव चार्ज के साथ काम करता है, ठीक। तो ये यहाँ से टूटेगा तो ये नेगेटिव और ये क्या पार्शियल पॉजिटिव में ये जिंक किसके साथ मिलेगा तो ZnBr बनाएगा, अभी भी इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये आएगा इनके साथ और ये जो होंगे वह यहाँ आएंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड के साथ मिलेगा, ध्यान रखेंगे। फिर ये बात, ठीक है, जो कि हमारे सेकेंड ईयर में एक लड़की ग्लोब्साय करती है कि सर आप पॉजिटिव पॉजिटिव को बॉन्ड कैसे बना देते हैं, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए आप इसको इलेक्ट्रॉन की तरह काम करो, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा CH3CH, यहां से O Zn और Br, ये एल्किल ग्रुप आपस में आसानी से अटैच हो सकता है, तो CH2COOC2H, ठीक है बेटा। अब जो हमारे पास ये एडिशन प्रोडक्ट बना, अब इस एडिशन प्रोडक्ट का हम कराते हैं H3 हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में रिएक्शन, किसके प्रेजेंस में, हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, यहां से टूटेगा, हाइड्रोनियम होता है H2O और H प्लस आयन होता है ना, H2O और H प्लस आयन, और हाइड्रोनियम जो H2O और H प्लस आयन होता है जो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। या आप इसी को तोड़ सकते हो H प्लस और OH माइनस आयन में, यह हाइड्रोनियम टूटता है 2H प्लस और OH माइनस में, ठीक है। अब जरा गौर से समझना, यहां से टूटेगा ये माइनस और ये क्या प्लस में टूटेगा। अब जब ये माइनस और ये एक मॉलिक्यूल जो होगा माइनस में और एक प्लस में टूटेगा, ठीक, तो हाइड्रोनियम आयन जब H प्लस आयन होगा तो ये H प्लस आयन, तो वह तो आप हाइड्रोनियम में कराओ, जनरली रिएक्शन जो भी हमारे पास हाइड्रोनियम आयन का रिएक्शन जो होता है, ठीक है, वो जनरली जो होता है वो H प्लस आयन के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। तो आपको ये न समझ में आए तो क्या करो, यहाँ H प्लस आयन के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो, ठीक है बेटा। तो यहाँ से एक जो पॉजिटिव होगा तो इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो आप एक काम करो, जो हाइड्रोनियम आयन है ना इसको आप H प्लस आयन के प्रेजेंस में करोगे तो H प्लस आयन तो ये टूटेगा H प्लस और क्या OH माइनस में, देखो ये हो गया ना 2H3H, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया। एक H जो होता है इस नेगेटिव के पास और ये OH जो होता है यहाँ मिलता है, तो क्या बनता है यहाँ से, ये ध्यान रखिएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, तो ये बनेगा आपका CH3C, ये H यहाँ से OH और यहाँ से बनता है आपका CH2COOC2H5 और ये आपके क्या बनेगा जिंक ZnOH और Br, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर बनता है हम लोग कहते हैं इथाइल बीटा हाइड्रोक्सिल ब्यूटाइल, ठीक है। अब इसको बीटा क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास ये अल्फा होता है ये बीटा होता है, बीटा पर OH ग्रुप अटैच्ड है, जिसको हम लोग कहते हैं इथाइल बीटा हाइड्रोक्सिल क्या चीज ब्यूटरेट, क्योंकि ये हमारे पास क्या है ईस्टर ग्रुप है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका इथाइल बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ठीक है। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर आप इसको खोलोगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये RCOOR जो होता है वह आपका कौन सी ग्रुप होता है ईस्टर ग्रुप होता है,
आई बात समझ में? तो ये स्ट्रेट बनता है, इसलिए क्वेश्चन इसको कहते हैं ब्यूटरेट। ठीक है, चलो बना लो इसको। नेक्स्ट लिखो प्रिपरेशन ऑफ अ हाइड्रोकार्बन यूजिंग वाटर। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन यूजिंग वाटर। लिखो वाटर रिएक्ट विथ ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड टू फॉर्म अल्केन ठीक है। तो कह रहा है कि अगर मान लो कि हमारे पास 2 मोल C2H5 का होल ट्वाइस अगर जिंक ले लें और इसकी रिएक्शन हम H2O के साथ करें, जरा समझना। तो यहाँ पे जब 2 मोल होगा, ये आसानी से यहाँ पे क्या होगा कि जब मालिक्यूल्स यहाँ से रिलीज होंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से ये 2 मोल जो बनेगा वो C2H6 का होगा, क्योंकि बन गया आपका CH3 ठीक है। अब जो बाकी जो कम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, ये जिंक के 2 मालिक्यूल्स हैं, ठीक। कम्प्लेक्स क्या होता है, ये जिंक है, यहाँ से आपका ये CH3 यहाँ पे आपका क्या है CH2, ये आपका CH3। इसी तरह से यहाँ जिंक है आपका CH2 यहाँ पर है आपका CH2 और ये क्या CH3। यहाँ 2 मोल है, इसका मतलब ये H प्लस OH माइनस और ये क्या OH माइनस। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? अब यहाँ से क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स टूटता है अपने, और यह अपना जब बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो यहाँ एक H यहाँ अटैक करेगा, और इसी तरह से यहाँ का जब बॉन्ड टूटेगा तो H यहाँ अटैक करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा आपका CH3 और ये भी क्या बनेगा आपका CH3। इसको दोनों को मिला कर लिख सकते हैं 2 मोल CH3, इसी को लिख सकते हैं 2 मोल C2H6। आई बात समझ में? अब जो हमारे पास ये जो बच गया जिंक का कॉम्प्लेक्स, ये क्या करेगा, OH आकर इसके पास, अब ये OH क्या करेंगे, इसके पास आकर अटैक कर जाएगा, और ये आपस में क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो होगा ये यहाँ से बन गया आपका CH3 CH2 ZnOH, और ये आपका CH3 CH2 ZnOH। आपको बड़ा एक इंटरेस्टेड क्वेश्चन पता बोलेंगे कि सर भी होता है, इतना काम आपको करना ही था तो आप इसको तो 1 मोल लेके भी बना सकते थे, क्यों 2 मोल लिए? तो कभी कभी बेटा ना ये ब्रिज का फॉर्मेशन कर लेता है, कभी कभी ये कम्प्लेक्स जो है ब्रिज फॉर्मेशन करता है। वो कैसे? तो ये आपका CH3 CH2 ठीक है, ये जिंक है, और ये जो आपका जिंक है, ये जिंक आपस में जो होते हैं, ये जो आपका ये यहाँ से OH बॉन्ड और ये जिंक है, और यहाँ से क्या बन गया आपका CH2 और ये CH3। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, ये जिंक इसके साथ OH के साथ जुड़ा है, और यहाँ ये OH है, ये क्या करते हैं आपस में, ये कभी कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्या करते हैं, ये कुछ गलत बना रहे हैं, सॉरी। ये जो चूंकि इस जिंक के पास तो कोई लोन पेयर बचा नहीं है, ये हाइड्रोजन के पास लोन पेयर होता है, और यहाँ से क्या करते हैं, ये कभी कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसीलिए ये एक रिंग स्ट्रक्चर बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, क्योंकि जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन के लोन पेयर के द्वारा बनता है, ध्यान रखेंगे। ऑक्सीजन के पास अपना लोन पेयर होता है, लोन पेयर से क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। ये जिंक इसके साथ डायरेक्ट बॉन्ड से अटैच्ड है, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं रहता है, इसलिए ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से अटैच होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको 2 मोल लेंगे। ठीक, चलो ये है आपका ऑर्गेनो जिंक कॉम्प्लेक्स की कहानी। ठीक, ये चैप्टर जो है यहीं पर आपका समाप्त हो गया। चलो एक तो क्वेश्चन हम करा देते हैं। ठीक है, चलो तो काम करो, क्वेश्चन कुछ लिख लो, क्वेश्चन को करो, 1-2-4 एक्सप्लेनेशन वाली थ्योरी हम करा देते हैं। क्वेश्चन लिखो, व्हाई ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। व्हाई ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो क्यों होता है, लिखो, द ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड डिपेंड अपॉन द आयनिक कैरेक्टर, depends upon the ionic character of the carbon metal bond. Greater ionic character of the bond, more reactive in
greater ionic character of bond, more reactive in the organometallic compounds, organic metallic compound like as carbon lithium bond has greater ionic character than carbon magnesium bond. That's why organolithium compound is more reactive than Grignard reagent. आप कहोगे कि जो इसकी बाइंडिंग अटैचमेंट करते हैं ना, कि जब आप जैसे जैसे क्या करते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होती है वो घटती है। ठीक है, तो अब जरा सही बोले, जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ऐसे स्थिति क्या होता है कि इनकी आयनिक करेक्टर जो होता है, क्या होता है कि आयनिक करेक्टर में ध्यान रखेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सोडियम पॉजिटिव पर होता है, कुछ समय के बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पहले बढ़ती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होती है उसके बाद से फिर पॉजिटिव बढ़ती जाती है, कुछ समय के बाद से फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर उसके बाद से बढ़ना। तो ऐसे हम लोग बात करते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होती है घटती है, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। एम आई राइट? आयनिक करेक्टर की बात को लेकर ध्यान रखो। ठीक है, कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लेफ्ट राइट जाने पर बढ़ती है। जरा खुद सोचो ना कि पहला कम्प्लेक्स का आफ्टर मोस्ट में एक चार्ज होता है तो +1, दूसरे पर जाएंगे +2, अगले पर जाएंगे +3, +4, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ तो रही है ना। आई बात समझ में? तो आयनिक करेक्टर की अगर बात करोगे तो कहा कि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स की अटैचमेंट होती है वो रिएक्टिविटी जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जैसे जिसकी आयनिक करेक्टर काफ़ी ज़्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी। तो लिथियम की साइज छोटी होती है, वो आसानी से क्या करता है कॉम्प्लेक्स को रिएक्ट कर जाता है, लिथियम पहले पाया जाता है, इसकी रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, जबकि मैग्नीशियम जो होता है वो क्या होता है दूसरे नंबर पर होता है, तो ऐसी स्थिति में उनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, हम आपके अगले चैप्टर में जो मिलेंगे वो होगा ऑर्गेनो सल्फर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऑर्गेनिक का ये नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड। फिर उसके बाद फिर देखेंगे बाकी फिजिकल केमिस्ट्री के भी आपको जल्दी से ही सॉल्यूशन नामक चैप्टर का शुरू होगा। ठीक है, फिजिकल में कुछ लेक्चर बने हुए हैं, जो चैप्टर बचे हैं उसको कंप्लीट करने के बाद हम जल्द ही आगे आपको हम जरूर वादा कर रहे हैं कि आपको हमेशा एक दिन के अंतराल पर आपको एक वीडियो जरूर मिलता जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।